हिंदी साहित्य बीए सेकंड ईयर इकाई 4 द्वुत पाठ के कविताओं पर लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हरिऔध का संक्षेप में जीवन परिचय लिखिए। उत्तर, हरिऔध जी का जन्म निजामाबाद में सन 1865 में हुआ था। आपके पिता का नाम भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। 5 वर्ष की आयु में हरिऔध जी ने पढ़ना आरंभ किया। आपके चाचा पंडित ब्रह्म सिंह उपाध्याय जी से आपको विशेष सहायता मिली। निजामाबाद से मिडिल स्कूल पास करके आपने बनारस के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण आपको कॉलेज का अध्ययन समाप्त करना पड़ा। घर पर ही आपने फारसी और संस्कृत का अध्ययन किया। 17 वर्ष की आयु में उपाध्याय जी का विवाह हो गया। जीविकोपार्जन के लिए आप एक स्कूल में अध्यापक हो गए। सन 1889 में नौकरी करते हुए आपने कानूनगों की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और कानूनगों के पद पर नियुक्त हो गए। आप क्रमशः उन्नति करते हुए सदर कानूनगों के पद पर पहुंच गए। आप 34 वर्ष तक बड़ी कुशलता से नौकरी करते रहे। इस सरकारी सेवा कार्य में भी आपकी काव्य साधना चलती रही। सरकारी सेवा से मुक्त होने पर आप पूर्ण रूप से काव्य साधना में लग गए। हरिऔध जी काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक रूप से हिंदी अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। आप कई वर्षों तक इस पद पर रहे। इसके पश्चात आप अपनी जन्मभूमि आजमगढ़ चले गए। यहीं 6 मार्च 1941 को आप स्वर्गवासी हुए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। प्रश्न 4, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्य में प्रकृति के स्वर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। उत्तर, खड़ी बोली काव्य धारा में सबसे पहले हरिऔध जी के काव्य में प्रकृति अपना समस्त वैभव समेट कर आई। उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण विविध रूपों में मिलता है। कहीं वह संवेदनात्मक रूप में आती है और कहीं शिक्षक का रूप ग्रहण कर उपदेश देती है। कहीं उसके द्वारा सफल वातावरण प्रस्तुत किया गया है तो कहीं वह उनके अप्रस्तुत विधान में आकर समा गई है। वह उद्दीपन रूप में भी उपस्थित हुई, अपने आलम्बन रूप में उसका यथार्थ चित्रण भी हुआ है। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत हरिऔध जी कहीं कहीं पर वस्तुओं का नाम भी गिनाने लगते हैं। प्रिय प्रवास के 9वें सर्ग में प्रकृति इसी रूप में चित्रित हुई है। समझ रहे हो? हरिऔध जी के प्रिय प्रवास में प्रकृति चित्रण बड़े विस्तार से हुआ है। कथानक का प्रारंभ ही प्रकृति चित्रण से होता है। प्रिय प्रवास की अपेक्षा वैदेही वनवास में प्रकृति का संश्लिष्ट चित्रण अधिक मिलता है। एक उदाहरण लीजिए। पहले छोटे छोटे घन के खंड घूमते दिखलाए, फिर छायामय कर क्षिति तल को सारे नभ तल में छाए। तारापति छिप गया, अवतरित हुई तारकावली सारी, सीतावनी असिंता छिंती दिखलाई उनकी छवि न्यारी। हरिऔध जी के काव्य में यत्र तत्र प्रकृति का रहस्यात्मक रूप भी मिलता है। एक उदाहरण लीजिए। श्याम धन में है किसकी झलक, कौन रहता है रस से भरा, लुभा लेती है धरती किसे दुपट्टा ओढ़कर हरा। बड़ी अंधियाली रातों में बन बहुत आंखों के प्यारे, बैठकर खुले झरोखों में देखते हैं किसको तारे। तू समझा? हाँ। हरिऔध जी के काव्य में प्रकृति सुख दुख की सचरी बनकर उपस्थित हुई है। कृष्ण के मथुरा प्रवास की हृदय विदारक सूचना से समस्त प्रकृति शोकमग्न और शांत हो गई। वृक्ष, आकाश, तारक आदि सभी शांत दिखाई पड़ते थे। यशोदा की विकलता देखकर रात्रि भी विकल हो रही है और दीपक शीश ढूंढ रहा है। विकलता लग के ब्रज देवी की रजनी भी करती अनुताप थी। निपट नीरव ही मिस ओस के नयन से गिरता बहु वारी था। हरिऔध जी ने मानव और मानवेतर प्रकृति में बिंब प्रतिबिंब भाव को दिखाकर बड़ी ही नूतन कल्पना की है। प्रातः होते ही सूर्य अपनी लालिमा बिखेर देता है, किंतु योगिनी राधा की स्थिति दूसरी ही है। उनको क्षितिज की लाली किसी कामनी का रुधिर प्रतीत होती है। विहंगों की बोली में उन्हें बहेलिये के सरसंधान की ध्वनि सुनाई पड़ती है। श्री कृष्ण की मथुरा प्रयाण की बेला में गगनवर्ती सूर्य ने अपना मुख वृक्षों की ओट में छिपा लिया है। आई बेला हरिगमन की छा गई खिन्नता सी, थोड़े ऊंचे नलिन पति जा छिपे पादपों में। शाबाश बेटा। प्रश्न 5, टिप्पणी लिखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य भाषा।
उत्तर व्यक्तित्व हरिऔध जी का व्यक्तित्व ऋषियों के समान महान था। उनके रहन सहन और आचार व्यवहार से सरलता और सौम्यता टपकती थी। पुराने आदर्शों और प्राचीन संस्कृति से प्रेम होते हुए वे नवीन प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से सुधारवाद दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। हरिऔध जी बहुत गंभीर प्रकृति के थे। हास परिहास में वे बहुत कम भाग लेते थे। वे एकांत जीवन को पसंद करते थे। संगीत से उन्हें विशेष प्रेम था। कवि सुलभ सहानुभूति भी उनमें सीमा अतीत थी। हरिऔध जी का भाषा पर व्यापक अधिकार है। उन्होंने ब्रज और खड़ी बोली पर तो हरिऔध जी के समान अन्य किसी कवि का व्यापक अधिकार नहीं है। वे जैसी सफलता से संस्कृतमय भाषा से अभिव्यक्ति करते हैं, उतनी ही सफलता के साथ बोलचाल की मुहावरेदार हिंदी में रचनाएं भी करते हैं। संस्कृतनिष्ठ तथा बोलचाल की भाषा पर उनका समान रूप से अधिकार है। बहुत बढ़िया मुन्ना। हरिऔध जी की ब्रज भाषा में सरलता, प्रांजलता, सरसता आदि के गुण मिलते हैं। न तो उसमें क्लिष्टता है और न शब्दों की तोड़ मरोड़ ही है। हरिऔध जी की ब्रज भाषा पर खड़ी बोली का स्पष्ट प्रभाव है। खड़ी बोली हिंदी में हरिऔध जी के प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और चौपदे प्रमुख ग्रंथ है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास की भाषा संस्कृत निष्ठ है। कहीं पर तो यदि हिंदी क्रियाओं को निकाल दिया जाए तो भाषा हिंदी के स्थान पर विशुद्ध ही बन जाती है। निम्नलिखित उदाहरण में देखिए। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिंबानन्ना तन्वंगी कल हांसनी सुरसिका क्रीड़ा कल पुतली। संस्कृति के वर्णिक वृत्तों के प्रयोग और क्लिष्ट भाषा भावों की अभिव्यक्ति के कारण ही भाषा का यह क्लिष्ट और संस्कृतनिष्ठ रूप हो गया है। परंतु सर्वत्र ऐसी भाषा नहीं है। वह सरल और प्रसाद गुण से युक्त है। एक उदाहरण लीजिए। ठुमकते गिरते पड़ते हुए जन्नी के कर की उंगली गहे, सदन में चलते जब श्याम थे, उमड़ता तब हर्ष पयोधी था। हरिऔध जी के काव्य की बोलचाल की भाषा सर्वथा काव्योचित है। उसमें कठिन शब्दों का बहिष्कार और प्रतिदिन के बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार की भाषा में मुहावरों और कहावतों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। इस संबंध में हरिऔध जी का निम्न कथन द्रष्टव्य है। मुहावरे हमारी बोलचाल के लिए जीवन की चमकती चिंगारी स्वरूप स्फूर्ति है। वे भोज्य पदार्थों की उस जीवन प्रदायिनी सामग्री के समान है जो उनको सुस्वादु तथा लाभप्रद बनाती है। मुहावरों से शून्य भाषा या लेखन शैली अमधुर, शिथिल तथा असुंदर हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हरिऔध जी की मुहावरेदार भाषा। नहीं मिलते आँखों वाले, पड़ा अंधेर से है पाला, कलेजा कब किसने थामा, देख खिलते दिन का छाला। भाषा के समान हरिऔध जी की काव्य शैली में भी विविधता है। वह विषय के अनुकूल बदलती रहती है। वर्णन प्रधान विषय में शैली इतिवृत्तात्मक हो जाती है। उनकी सुधारवादी और उपदेशात्मक रचनाओं की शैली का यही रूप मिलता है। भाषा की गहनता या अनुभूतियों के प्रकाश के प्रसंग में शैली भावात्मक हो गई है। प्रश्न 6। हरिऔध और उनका प्रिय प्रवास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर। आगे चलकर ब्रज भाषा के प्रति हरिऔध जी का मोह नहीं रहा और वे खड़ी बोली की ओर आ गए। पहले उन्होंने बोलचाल की खड़ी बोली में उर्दू छंदों को अपनाया। इसके पश्चात पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से संस्कृति वर्णन विंतों और संस्कृत के समस्त पदावली में महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना की। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का कीर्ति स्तंभ है और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास की रचना से पूर्व खड़ी बोली हिंदी में अच्छे काव्यों तथा महाकाव्यों का प्रायः अभाव था। नहीं। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण का पावन चरित्र है, परंतु प्रिय प्रवास की कृष्ण काव्य परंपरा में प्रेम से लथपथ रसिक बिहारी कृष्ण न होकर लोक सेवित जन नेता श्री कृष्ण है। राधा भी कृष्ण का पावन आदर्श लेकर अंत में लोक सेविका बन जाती है। लोकहित के लिए प्रिय प्रवास की कृष्ण और राधा अपने स्वार्थों का बलिदान करते दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन भक्त कवियों की राधा कृष्ण प्रिय प्रवास में आकर सर्वथा नवीन हो गई। 20वीं शताब्दी की बुद्धिवादी विचारधारा से प्रभावित कृष्ण प्रिय प्रवास में आकर सर्वथा नवीन हो गई। 20वीं शताब्दी की बुद्धिवादी विचारधारा से प्रभावित कृष्ण की अलौकिक घटनाओं को भी हरिऔध जी ने अलौकिक रूप प्रदान किया। जनश्रुति के अनुसार कृष्ण ने अंगुली पर गोवर्धन को उठाया, परंतु प्रिय प्रवास के अनुसार लक अपार प्रसार गिरिन्द्र में ब्रज धाराधीप के प्रिय पत्र को सकल लोक लगे कहने उसे रख लिया अंगुली पर श्याम ने।
प्रिय प्रवास महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत के अधिकांश वर्णिक छंदों का प्रथम बार प्रयोग हुआ है। वैदेही वनवास हरिऔध जी की दूसरी प्रबंध कृति है। प्रिय प्रवास के समान इसमें भी हरिऔध जी ने लोक सेवा का पावन आदर्श उपस्थित किया है। इस ग्रंथ में भी बुद्धिवाद का पर्याप्त अभाव है। इसमें राम और सीता के उनके पूर्ववर्ती रूपों का मानवीय रूप प्रदान किया गया है। वैदेही वनवास में गांधीवादी शांति और अहिंसा का समर्थन है। इनमें हरिऔध ने सुधारवादी दृष्टिकोण को अधिक ग्रहण किया है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। प्रश्न 9 टिप्पणी लिखे सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवन एवं काव्य यात्रा। उत्तर जीवन वृत्त। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी काव्य जगत में अकेली ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने अपने कंठ की पुकार से लाखों भारतीय युवक युवतियों को युग युग की अकर्मण्य उदासी को त्याग स्वतंत्रता संग्राम में अपने को झोंक देने के लिए प्रेरित किया। वे राष्ट्रीय भावों की कवयित्री हैं। वे कवयित्री होने के साथ साथ कहानी लेखिका भी हैं। चौहान का जन्म 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी को निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। छोटी आयु में ही इन्हें हिंदी काव्य से विशेष प्रेम था। इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। विवाह के साथ उनके जीवन में नया मोड़ आया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उससे प्रेरणा प्राप्त करके इन्होंने राष्ट्रीय कविताएं लिखनी आरंभ कर दी। खंडवा में ही इन्हें एक भारतीय आत्मा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी से भी प्रोत्साहन मिला। वे काव्य रचना तो करती ही थी, स्वाधीनता आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। पति पत्नी दोनों को जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जलियांवाला कांड की घटना से तो इनका हृदय ही व्यथित हो गया था। उन्होंने उनके बाद कई मार्मिक कविताएं लिखी। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश शासन ने इन्हें धारा सभा का सदस्य नियुक्त किया। ये आजीवन कांग्रेस की भी सदस्य रहीं। सन 1948 ईस्वी में एक मोटर दुर्घटना में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान ने पहली कविता 9 वर्ष की आयु में लिखी। यह कविता निम्न शीर्षक से थी और प्राय की पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई थी। काव्य संग्रह मुकुल, नक्षत्र और त्रिधारा हैं। मुकुल पर 1931 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्राग से शेक्सपियर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादिनी। प्रश्न 10 टिप्पणी लिखे सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य की विशेषताएं। उत्तर साहित्यिक विशेषताएं। सुभद्रा जी की काव्य साधना के पीछे उत्कट देश प्रेम, अपूर्व साहस और आत्मोत्सर्ग की प्रबल कामना है। आज़ादी के लिए जेल जीवन की संपूर्ण यातनाओं को हंसते खेलते सुखपूर्वक सहने में उन्हें विशेष आनंद आता था। इनकी कविता में सच्ची वीरांगना का ओज और शौर्य प्रकट हुआ है। सुभद्रा जी की कविता में मुख्यतः 2 प्रकार की काव्य प्रवृत्ति उजागर हुई है। पहली राष्ट्रीय भावना और दूसरी घरेलू जीवन। राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं में कवयित्री का देश प्रेम उजागर होता है। इन कविताओं में वे एक जन कवि के रूप में दिखाई देती हैं। इनकी कविताओं में अपने युग के काव्य प्रवृत्तियाँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति की भी गहरी छाप उनके काव्य में मिलती है। झांसी की रानी, वीरों का हो कैसा बसंत, सेनानी का स्वागत, राखी की चुनौती, जलियांवाला बाग, विजयादशमी आदि ऐसी कविताएं हैं जिनमें इनकी देश प्रेम की भावना झलकती है। वीरों का हो कैसा बसंत की निम्नांकित पंक्तियों में देश प्रेम की ओजस्विनी अभिव्यक्ति दृष्टव्य है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड राणा ताना का कर घमंड दे जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का हो कैसा बसंत। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। घरेलू जीवन से संबंधित इनकी कविताओं में पारिवारिक संबंधों को आधार बनाकर विविध भावनाएं व्यक्त की गई हैं। बालिका का परिचय, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया आदि ऐसी ही कविताएं हैं। समर्पण, ठुकरा दो या प्यार करो प्रियतम से आदि कविताएं प्रेम और भक्ति परक हैं। प्रश्न 11 सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य में राष्ट्रीय भावना को समझाइए। उत्तर कवयित्री ने स्वतंत्रता संग्राम में कूदकर लंका कांड रचने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को ललकारा है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थीं। वे स्वयं देश की स्वतंत्रता हेतु कई बार जेल भी गई थीं। उनकी रचनाओं में ओजस्वी ध्वनि पराधीनता और दमन के विरुद्ध गूंज उठी है। उनकी जलियांवाला बाग में बसंत कविता में ओजस्वी स्वर देखते ही बनता है। उनकी अन्य राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण कविताओं में राखी, विजयादशमी, लक्ष्मीबाई की समाधि, वीरों का
कैसा हो बसंत आदि कविताएं उल्लेखनीय हैं। वीरों का कैसा हो बसंत में कवियत्री भारतीय युवकों को देश को स्वतंत्र कराने के लिए आह्वान करती हैं। वह भारतीय वीरों को अपने गौरवपूर्ण अतीत से प्रेरणा लेने का आह्वान करती हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव बसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। उनमें ओज, आक्रोश, उत्साह और देशभक्ति के प्रति रागात्मकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जेल से छूटे सत्याग्रहियों का स्वागत करती दिखाई देती हैं। उनकी स्वर में ओज और प्रेरणा के साथ अहिंसा का स्वर भी है। वे सत्याग्रहियों का स्वागत करती हुई कहती हैं, ढीठी सिपाही की हथकड़ियाँ, दमन नीति के वे कानून, डरा नहीं सकते हमको यद्यपि बहाते प्रतिदिन खून। हम हिंसा का भाव त्याग कर विजय वीर अशोक बने, काम करेंगे वही की जिसमें लोक और परलोक बने। प्रश्न 12 सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में मातृत्व पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की रचनाओं के अतिरिक्त सुभद्रा जी ने वात्सल्य रस की भी कविताएं लिखी हैं। वात्सल्य प्रधान रचनाओं को पढ़कर सुर के बाल कृष्ण की नटखट पूर्ण क्रीड़ाओं का चित्र साकार हो जाता है। इन रचनाओं में वात्सल्य रस की पूर्ण निष्पत्ति हो जाती है। मेरा नया बचपन कविता में उन्होंने मातृ हृदय को खोल कर रख दिया है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। इसका रोना भी मातृ हृदय की भावुकता से भरी रचना है। बच्ची का रोना सुनकर पिता का हृदय खिंच उठता है, परंतु माता का हृदय अभिमान से भर जाता है। तुमको सुनकर चिढ़ आती है, मुझको होता है अभिमान, जैसा भक्तों की पुकार सुन गर्वित होते हैं भगवान। मेरा नया बचपन कविता में कवित्री बचपन को स्मरण करती है, बचपन को बुलाती है, अपने बचपन को अपनी पुत्री के बचपन के माध्यम से प्राप्त करती है। बेटी के साथ मिलकर स्वयं बच्ची बन जाती है और आनंद से सराबोर होकर गा उठती है। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इस प्रकार कवित्री ने अपने हृदय में व्याप्त अनुभूतियों को ही काव्य का विषय बनाया है। उन्होंने अपने हृदय की विविध अनुभूतियों, परिस्थितियों तथा राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के यथार्थ चित्र उकेरे हैं। उनके काव्य में अर्थ दुरूहता एवं शुष्क कल्पनाओं की अपेक्षा जीवन की उच्चतम अनुभूति को सहज सरल स्वाभाविक भाषा में अभिव्यक्ति मिली है। प्रश्न 16 टिप्पणी लिखे श्रीकांत वर्मा के काव्य का वैशिष्ट्य। उत्तर, श्रीकांत वर्मा ऐसे कवि हैं जिन्हें युग की विडंबनाओं, विकृतियों और विसंगतियों का गहरा एहसास है, पर उनमें भावावेश, आक्रोश और उत्तेजना उस मात्रा में नहीं है जो इस काल के अन्य कवियों में लक्षित होती है। यद्यपि श्रीकांत में भावावेश की अतिरंजनाएं समान रूप से पाई जाती हैं, श्रीकांत वर्मा ने सारी परिस्थितियों के संयोजन में अपनी और युग जीवन की विसंगतियों को एक साथ प्रस्तुत कर यथार्थ के साथ तीव्र और तीखी उत्तेजना को व्यंजित किया है। अनेक स्थलों पर उनका अनुभव आक्रोश की उत्तेजनाओं से मुक्त होकर कहीं अधिक गहरे स्तर पर व्यंजित हुआ है। भाई मजा आया। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में कवि के अनुभव आज के जीवित संस्कारों से सीधे टकरा रहे हैं। कवि को मालूम है कि राजनीति के घुसपैठियों ने शब्दावली बदल बदल कर लंबे चौड़े वादों से जनता को बहकाया है और जनता मूर्खों की तरह उस तरफ आशा लगाए बैठी है। उनकी कविताएं वामपंथी थीं और व्यवस्था विरोधी हैं। वे तनाव, दाय और नाराजगी से जन्मी, आत्मसजगता से पोषी और व्यापक संवेदना से दीप्त हैं। देशभक्ति, जनतंत्र, मतदान और जनतांत्रिक समाजवाद जैसे मूर्त शब्द आज की भ्रष्ट राजनीति में इतने घिस पिट चुके हैं कि वे अपना सही अर्थ खो बैठे हैं। स्वार्थपरता, नारेबाजी और भ्रष्टाचार ने इस व्यवस्था को इतना हास्यास्पद बना दिया है कि कवि ने उसे हल्के फुल्के स्तर पर लेकर उसे सेंस ऑफ ह्यूमर का निशाना बना दिया है। श्रीकांत वर्मा ने आज की स्थिति से टकराने की कोशिश की है। उससे न केवल कविता के मुहावरे में परिवर्तन आया है, बल्कि भाषा और शिल्प की दृष्टि से कविता जनसामान्य की कविता का रूप धारण करती है। भाषा के अलंकरण, प्रतीकात्मकता और बिंबधार्मिता को गौण मानते हुए कवि ने बोलचाल की भाषा में अपने भावों को व्यक्त किया है। साथ साथ उन्होंने व्यक्ति, सत्य और समय समय पर सही तालमेल स्थापित किया है।
श्रीकांत वर्मा की कविताएं कविता के प्रचलित रूप का सचेत अतिक्रमण है। द्वंद्व या टकराहट यहाँ केवल शाब्दिक वस्तु में नहीं है बल्कि उसके बाहर दूर तक है। दृश्य और श्रव्य दोनों तरह की संवेदन क्षमता का विस्तार इन कविताओं में दरअसल अर्थ का ही विस्तार है। कविता में बाहर किसी उद्देश्य की खोज ये कविताएं नहीं करती, वह शायद इनका उद्देश्य नहीं। अपने आसपास के समाज की धज्जियां उड़ाते हुए श्रीकांत वर्मा अपने अभिशप्त अकेलेपन को अपनी कविताओं में अधिक जीवित कर सके हैं। उनके रूप को आत्मघाती कहा जा सकता है, पर साथ ही निर्मम आत्मालोचना के लिए उदाहरण भी है। श्रीकांत वर्मा की कविताओं में व्यक्त अकेलेपन को भी उग्रता आक्रामकता से वंचित नहीं कहा जाएगा। श्रीकांत को यह भ्रम नहीं है कि कविता से समाज या समाज से मनुष्य की हालत बदल सकती है, पर श्रीकांत की कविताएं यह भ्रम उत्पन्न करती हैं कि अंधेरे या संहार का यह सामना भी सीधे प्रतिरोध का विकल्प हो सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्रश्न 18 टिप्पणी लिखे श्रीकांत वर्मा का साहित्यिक परिचय। उत्तर, हिंदी के जाने माने कवि श्रीकांत वर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी कविता के अलावा विविध विषयों में वर्मा जी की मजबूत पकड़ रही। आधुनिक युग के स्वनाम धन्य साहित्यकार के रूप में श्रीकांत वर्मा का नामोल्लेख होता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री वर्मा ने काव्य, कहानी, उपन्यास, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, वार्तालाप आदि अनेक विधाओं पर लेखनी चलाकर साहित्य जगत को भारतेंदु की भांति बहुत अल्प समय में समृद्ध किया। कवि, कथाकार, पत्रकार, राजनेता, सांसद, इन सब का जब एक अद्भुत यौगिक निर्मित हुआ तो साहित्य जगत ने उसे श्रीकांत वर्मा के रूप में जाना। प्रश्न 19 टिप्पणी लिखे श्रीकांत वर्मा की प्रमुख कृतियाँ। उत्तर, 18 दिसंबर 1931 में बिलासपुर क्षेत्र में अवतरित होकर श्रीकांत वर्मा की साहित्यिक यात्रा 1986 में अवसान प्राप्त कर ली। तथापि अपनी कृतियों के माध्यम से वे निरंतर साहित्य जगत का सूत्रधार बनकर अमर रहेंगे। कीर्ति यश सजीवते उनकी प्रकाशित कृतियों में प्रमुख हैं। भटका में माया दर्पण, जलसा घर, मगध और गरुड़ किसने देखा है, सभी काव्य संकलन, झाड़ी, कहानी संग्रह, दूसरी बार, उपन्यास, जीरा, आलोचना, अपोलो का रथ, यात्रा वृत्तांत, अपनी शताब्दी के अंधेरे में, वार्तालाप। मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें शिखर सम्मान से सम्मानित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ युवा परिषद या राष्ट्रीय पुरस्कार एवं दिल्ली प्रशासन द्वारा इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए। साहित्य और राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में वे समान रूप से सक्रिय रहे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। प्रश्न 25 गुप्त जी के काव्य में खड़ी बोली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उत्तर, गुप्त जी की काव्य भाषा खड़ी बोली है। जिस समय इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ की थी उस समय ब्रज भाषा में काव्य रचना होती थी तथा खड़ी बोली का निर्माण और परिमार्जन हो रहा था, इसलिए इनकी प्रारंभिक रचनाओं में कुछ अपरिपक्वता है, परंतु आगे चलकर जयद्रथ वध लिखा गया तो इनकी खड़ी बोली पूर्ण परिष्कृत हो गई। साकेत में इन्होंने भाषा को भावानुकूल बना लिया था। गुप्त जी का भाषा पर पूर्व अधिकार था क्योंकि इनके पास शब्दों का असीम भंडार और व्याकरण का पूर्व ज्ञान था। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने इनकी भाषा को इंगित करते हुए लिखा है, खड़ी बोली में गुप्त जी संस्कृत की शालीनता और बुंदेलखंड की ओजस्विता लेकर आए हों। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। What?